नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार टीच एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 10th एनसीईआरटी साइंस, जिसका अध्याय 4 चल रहा था, कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके 2 भाग हम पहले करा चुके हैं, ये उसका तीसरा भाग है। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं? हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन एवं उसके यौगिकों के ही बने होते हैं। हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन किसके बने होते हैं? कार्बन एवं उसके यौगिकों के, जिसमें हम पहली बताएंगे दहन। नंबर 1 दहन बताएंगे। दहन कार्बनिक यौगिकों का दहन। कार्बन वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा व प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। जैसे मेथेन कार्बनिक यौगिक है। मेथेन CH4 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा व प्रकाश देता है। एथेनॉल एथेनॉल को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा व प्रकाश। कोयला व पेट्रोलियम ईंधन के दहन पर सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब हम कोयला व पेट्रोलियम के दहन पर सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, ईंधन के दहन करते हैं, कोयला व पेट्रोलियम ईंधन का जब दहन करते हैं तो सल्फर नाइट्रोजन की ऑक्साइड का निर्माण होता है, और वे क्या होते हैं? पर्यावरण के प्रदूषक होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर स्वच्छ ज्वाला देते हैं। ये नोट करने योग्य बात है, इसे नोट करें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर स्वच्छ ज्वाला देते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले धुएं वाली पीली ज्वाला देते हैं। कैसे देते हैं? काले धुआं वाली पीली ज्वाला देते हैं। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताऊं मैं आपको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला देते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक काले रंग की धुआं या पीले रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। कभी कभी बर्तन के तले काले होते हैं, देखे होंगे आपने, बर्तन के तले काले होते हुए दिखाई दें, तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। कोयले और पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण
होता है। यही मैंने आपको पहले बताया, जो पर्यावरण के प्रमुख प्रदूषक होते हैं, यानी पर्यावरण प्रदूषक होते हैं। देखो, क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते? आखिर क्यों? क्या आपने कभी कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं, तो अगली बार जब हम भी अवसर मिलेगा तो आप ध्यान से देखिए कि लकड़ी अथवा कोयले का जलना आरंभ होने पर क्या होता है। आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान ज्वलन होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों में के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय पदार्थ के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा ज्वलन होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए तथा इसके रंग का परीक्षण कीजिए। आपने देखा कि अपूर्ण दहन से कज्जल उत्पन्न होता है, जो कार्बन होता है। इसके आधार पर आप मोमबत्ती की पीले रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे? पीले रंग की ज्वाला का ये बताएंगे कि जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो ज्वाला के साथ जलते हैं और जो गैसीय पदार्थ नहीं होते हैं वो थोड़ी शुरू में तो ज्वाला के साथ जलते हैं, बाद में वह केवल ऊष्मा देते हैं, ज्वाला नहीं देते। ये है इसका कारण। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है, जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष होते हैं। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए तथा धीरे धीरे क्षय होकर ये कोयला बन गई। धीरे धीरे बहुत लंबी प्रक्रिया होती है ये। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्रीय पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्री तल में डूब गए तथा गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। जो हमारे समुद्र में समुद्री जीव होते हैं, उनके जो समुद्री तल में डूब जाते हैं और धीरे धीरे गाद से दब जाते हैं, उसमें जो उनके मृत अवशेष होते हैं वो बैक्टीरियाओं के आक्रमण के कारण, प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण होता है उन्हीं जीवों से। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया। गाद जो है वो धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया। चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का स्राव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्मी ईंधन
क्यों कहते हैं? इसीलिए जीवाश्म दब गए लाखों करोड़ों वर्ष पहले। उन्हीं जीवाश्मों से ये ईंधन निकलते हैं, जब इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऑक्सीकरण, नंबर 1 दहन कराया मैंने आपको अभिक्रिया, अब है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होती है जी? देखो, मैंने ऑक्सीकरण आपको पहले चैप्टर में बताई थी। वह अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकारक तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, वहाँ हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया का यूज करते हैं। ऑक्सीकारक कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे उदाहरण, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है? KMnO4। अग्निकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये अग्निकृत है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया कराने पर, K2Cr2 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, देखो CH3CH2OH KMnO4 प्लस ऊष्मा अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा के साथ अभिक्रिया कराने पर की उपस्थिति में, ये क्या है? उत्प्रेरक। इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, क्या प्राप्त हो रहा है? CH3COOH प्राप्त हो रहा है। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये अभिकारक आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, तथा इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। ये जो पदार्थ हैं, ये जो उत्प्रेरक हैं, इन्हें हम ऑक्सीकारक कहते हैं। नंबर 3 संयोजन अभिक्रिया यानी संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया क्या होती है? पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, पैलेडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया की दर घटिया बढ़ जाती है, वह उत्प्रेरक का कार्य होता है। या अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं या घटाते हैं या बढ़ाते हैं, वही उत्प्रेरक कहलाते हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में यूज किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग होता है वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। वनस्पति में असंतृप्त और जंतुओं में संतृप्त।
असंतृप्त यौगिकों में संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं का समूह को असंतृप्त यौगिक में जोड़ा जाता है। इसे संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये मैंने इसमें लिखा है, इसे नोट कर लें। यह अभिक्रिया उत्प्रेरकों की सहायता से की जाती है, बताया मैंने आपको। ये उत्प्रेरक पैलेडियम और निकेल है। इसमें क्या है? पैलेडियम और निकेल, ये दो उत्प्रेरक यूज होंगे। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। निकेल का वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। असंतृप्त वालों का, यानी जो वानस्पतिक तेल हैं उनका यूज करना चाहिए, जंतु वाले असंतृप्त का नहीं। इसलिए हमारे शरीर के लिए अधिकांश पौष्टिक आहार पौष्टिक कौन सा रहता है? वनस्पतिक तेल, असंतृप्त वसा अम्लों का यूज किया जाता है। देखो इसका निर्माण, ये इसका रासायनिक फॉर्मूला है। इस प्रकार बनता है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तैयार हो रहा है। नंबर 4, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को जब कोई परमाणु या समूह उसे प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन, क्लोरीन की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। Cl2 सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जी मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है? CH3Cl प्लस HCl प्राप्त होता है। यह क्लोरीन एक विषम परमाणु है। क्लोरीन क्या है? एक विषम परमाणु है जो कार्बन मीथेन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। कार्बन मीथेन से यह हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। हाइड्रोजन विस्थापित हो गई यहाँ से, ये रही। कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जैसे एथेनॉल CH3CH2OH, CH3CH2OH। एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह अच्छा विलायक है। क्या है? अच्छा विलायक, एथेनॉल। एथेनॉल का उपयोग एल्कोहली पेय पदार्थों में किया जाता है। टिंचर, आयोडीन, कप सिरप, औषधियाँ जैसे मेडिसिनों में उपयोग किया जाता है। औद्योगिक मिथाइलेटेल स्पिरिट बनाने में यूज किया जाता है। इसे जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निकलता है। इसे जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निकलता है। अतः ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है एल्कोहल का। एल्कोहल के बारे में कुछ और बताऊं। एल्कोहल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथिनेल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि एल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी मात्रा ले रहे हैं शुद्ध एल्कोहल की हम, तो वह घातक सिद्ध हो सकती है हमारे लिए। बहुत से पीते हैं समाज में। अब काफ़ी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न
हो जाती हैं। एथेनॉल की अभिक्रियाएं देखो कुछ। सोडियम के साथ अभिक्रिया, एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम, दूसरा उत्पाद दे रहा एथेनॉल, एथेनॉल के साथ अभिक्रिया हो रही है। दूसरा उत्पाद सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड बनता है। सोडियम एथोक्साइड बनता है। Na2, Na2 Na प्लस 2CH3 CH2OH एथेनॉल, अभिक्रिया कराने पर CH3 CH2O, O पे ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस नहीं है, नेगेटिव चार्ज, और Na पॉजिटिव चार्ज, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरी अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया क्या है देखो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 343 केल्विन तापमान पर, कितने 300 नहीं 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक के सांद्रक H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कराने पर, यानी ऑन हीटिंग, डेल्टा ऑन हीटिंग गर्म कराने पर CH3 CH2OH की अभिक्रिया H2SO4 के साथ गर्म कराने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथिलीन बनता है। ये क्या बनता है, एथिलीन, एथीन बनता है, एथीन। एथीन बनता है निर्जलीकरण होकर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O प्लस जल अलग हो गया, जल मुक्त होता है अलग। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड निर्जलीकरण के रूप में काम करता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है, निर्जलीकरण का के रूप में काम करता है, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। ठीक, देखो सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, अभी मैंने आपको बताया, और देखो समझो आप। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्र का तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उनिदापन, सामान्य अंतर्वाद का कम हो जाना एवं भाव शून्यता आ जाती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसे सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है, मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। मेथेनॉल चाशक
चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। क्या है? औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक विलायक का उपयोग औद्योगिकी में इसका उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें एथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। एथेनॉल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। ईंधन के रूप में एल्कोहल। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। सीधे तौर पे समझें तो हम गन्ना खेतों में देखा होगा अपने, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस यानी सीरा बनाने में उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल यानी एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। विकृत एल्कोहल मैंने अभी आपको बताया, और उसमें रंजक मिलाकर के उसे रंग को नीला बना दिया जाता है। एल्कोहल विकृत एल्कोहल कहलाता है, वही चीज़ है। एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH। एथेनोइक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड, इसका रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक, इसे सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है। कार्बोक्जिलिक एसिड समूह से संबंधित है। यह एसिटिक एसिड कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक एसिड के 3.5% कह लो या 3 से 4% कह लो विलायक को सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है, जिसका उपयोग आचार परिरक्षण में किया जाता है। आचार के परिरक्षण में किया जाता है। अचार के परिरक्षण में किया जाता है एसिटिक एसिड का उपयोग। शुद्ध एथेनोइक एसिड का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए शीत ऋतु में जमने के कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि यह शीत ऋतु में 190 केल्विन पर आकर जम जाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। एसिटिक एसिड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। यह कैसा होता है? गंधहीन पदार्थ होता है। हालांकि खनिज अम्लों में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। खनिज अम्ल कौन से होते हैं? खनिज अम्ल HCl, H2SO4, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड।
जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, जिन एसिडों में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है CH3 COOH एसिटिक एसिड, C2H5, जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो क्या होते हैं? वीक एसिड। वो वीक एसिड होते हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया, एथेनोइक की एस्टरीकरण अभिक्रिया। एथेनोइक एसिड की कुछ अभिक्रियाएं हैं जिसमें नंबर 1 कराएंगे हम एस्टरीकरण अभिक्रिया। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड COOH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। रिवर्सेबल, ये कैसा प्रोसेस है? रिवर्सेबल, यानी कि CH3 COOH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH की अभिक्रिया कराने पर एस्टर बनता है और एस्टर की को वापस से हम पुनः एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी अम्ल एसिड की उपस्थिति में कराने पर CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, कार्बन की संयोजकता 4 बताई मैंने आपने, 1 2 3 और 1 4 हो गई। O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O बनता है। ये किसका फॉर्मूला है? एस्टर का फॉर्मूला है। क्या बनना है? एस्टर। एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल मिलकर के एस्टर का निर्माण करते हैं। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक एसिड किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्जिलिक एसिड का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक एसिड, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन, इसका फॉर्मूला देखो, CH3 COO C2H5 CH3 COO C2H5 लवण की उपस्थिति में NaOH C2H5OH प्लस CH3 COO Na तैयार होता है। पोटेशियम लवण हो गए, सोडियम तथा पोटेशियम लवण हैं। ये सोडियम तथा पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड।
एथिनोइक एसिड कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। नोट में लिखो एक नोट, नोट में लिखें एथेनोइक एसिड अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया